इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो अगला टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और कनेक्टिविटी। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम प्री और मेंस के हिसाब से ये टॉपिक तैयार करना चाहें तो उसमें प्री में आपको इम्पॉर्टेंट है मैप। मैप में ये कहाँ आता है और इंडिया कैसे रिलेटेड है, कहाँ कहाँ से जाता है, वो हो गया। इंडिया के कौन से सिटीज़ या मेजर स्टेट्स शामिल हैं। दूसरा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किसी ट्रीटी या एग्रीमेंट से आया है तो वो बता दो, या कोई बहुत ही मेजर फैक्ट आपको प्री के लिए याद करना है। ये ध्यान रखना, प्री में ये सब चीज़ें नहीं पूछेगा कि चाइना को काउंटर करना है या फिर क्या करना है, इस टाइप की चीज़ें नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। तीसरी चीज़, अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है तो टाइप हो सकता है। फॉर एग्जांपल पाइपलाइन है तो वो ऑयल के लिए, पेट्रोलियम के लिए है या फिर नेचुरल गैस के लिए है। और अगर वो ट्रांसपोर्ट लाइन है तो वो रेल है या रोड है या फिर शिपिंग है या फिर एयरवेज़ है, किस टाइप का है, या फिर वाटरवेज़ है। ये ही कुछ मेजर मोड्स हैं। या फिर मल्टी मोड है। मल्टी मोड मतलब ये 1 2 3 4 5 हो गया, ये सिंगल मोड होते हैं और इनकी कॉम्बिनेशन से बन गया। फॉर एग्जांपल रेल प्लस रोड मिला के ये मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी कहलाती है। रेल प्लस रोड प्लस शिपिंग, तो ये मल्टी मोड है। जैसे INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, तो वो एक मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये था प्रीलिम्स के लिए। मेंस में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एनालिटिकल पार्ट। इनका क्या इम्पोर्टेंट रोल है ग्लोबल इकॉनमी में, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में, इंडियन ओशन से इनका क्या लेना देना है, ये सारी चीज़ें आपको मेंस के लिए याद रखनी चाहिए। इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या इंडिया के स्ट्रेटजी कंसर्न्स हैं, ये सारी चीज़ें। तो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में आज के टाइम में सबसे बड़ा टॉपिक है वो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसका पुराना नाम था वन बेल्ट वन रोड, राइट। इसे BRI भी कहते हैं शॉर्ट में, या OBOR भी कहते हैं, राइट। तो इसमें जो बेल्ट पार्ट है, बेल्ट आपका लैंड पार्ट दिखाता है और रोड मैरीटाइम सिल्क रोड, ये है जो वाटरवेज का पार्ट है, ठीक है, मेरीन पार्ट है, वो बेसिकली रोड को दिखाता है। एक बार लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपको वीडियो कहाँ मिलेगा। ये मिलेगा PT 360 की प्लेलिस्ट में, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, जो कि प्लेलिस्ट फ्री है। यहाँ पर आप प्लस बटन पर प्रेस करके इसको अपने लिए बना सकते हो, आपकी लाइब्रेरी में सेव हो जाएगी, आप खुद अपने लिए यूज़ कर सकते हो। साथ में वेबसाइट पर जाकर अगर आप देखो जो 2020 सीरीज़ है, इसकी हम टॉपिक लिस्ट में जाएँ तो टॉपिक लिस्ट में जो ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कनेक्टिविटी आपको दिखेगा। ये टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकी जो रोल है, 2 साल से हम ये कोर्स चला रहे हैं, आपको पता है 2020 सीरीज़ का क्या रोल है। PT 360 में अगर आप जाओगे तो ये आपका ये सब्जेक्ट नंबर 2 यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस इससे शामिल है। एंड प्रीलिम्स का चाहे क्रैश कोर्स हो या जो GS कोर्स हो, उसमें आप अगर सब्जेक्ट्स में जाओगे तो ये टॉपिक नंबर 9 इंटरनेशनल रिलेशंस यहाँ से शामिल है, ठीक है। अपने लेक्चर पर वापस आते हैं। बेल्ट एंड रोड को ज़्यादा समझने से पहले इसका जो बैकग्राउंड है या इसकी जो मेन थीम है, फिलॉसफी है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। चाइना ने ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बनाई थी 2013 में। इन्होंने कहा था कि हम लगभग 70 कंट्रीज़ में और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन जगहों पर हम इन्वेस्ट करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर या ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी नहीं है, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। अगर हम इसमें देखें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं तो पोर्ट हो गए, स्काई स्क्रैपर क्या होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, हो गया। रेल रोड, ब्रिज, एयरपोर्ट, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। एनर्जी भी इसमें इंक्लूडेड है, टनल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। जो जी जिनपिंग हैं, उन्होंने कहा कि ये मेरी फॉरेन पॉलिसी का सेंट्रल कंपोनेंट है। उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई, मेजर कंट्री डिप्लोमेसी स्ट्रेटजी। तो उस स्ट्रेटजी से चाइना क्या करना चाहता है कि चाइना एक बड़ा लीडरशिप रोल पूरी दुनिया में, ग्लोबल पावर में अपने लिए एज्यूम करना चाहता है। इसकी इम्पोर्टेंस आप यहाँ से समझ सकते हो कि इसको चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में भी जगह मिली है। कैन यू इमेजिन कि अगर कोई चीज़ इंडिया के संविधान में शामिल हो जाए, कोई रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस होगी। चाइनीज़ गवर्नमेंट कहती है कि इससे हम रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ा लेंगे और एक ब्राइटर फ्यूचर की तरफ जाएंगे। जो टाइमलाइन रखी है इन्होंने कहा 2049 तक हम ये चीज़ पूरी कर लेंगे। ये वो 100 साल होंगे जब PRC यानी कि चाइना, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, वो स्वतंत्र हो गया था, फाउंडिंग, ठीक है। जो इसकी फंडिंग है वो AIIB और सिल्क रोड फंडिंग 2 जगह से दी जाती है। तो एक बार मैं आपको ये थोड़ा सा मैप दिखा देता हूँ। मैप में आप देखो, ये लैंड वाला ब्लू वाला पार्ट ये लैंड पार्ट को जोड़ता है और जो पिंक वाला है ये आपका मैरीन पार्ट है, ठीक। इसे हम कहते हैं बेल्ट और इसे कहते हैं रोड, ठीक। तो बेल्ट और रोड की जो थीम है वो क्या है। सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है,
उसको हम शॉर्ट में बेल्ट कहते हैं। इसमें रोड और रेल दोनों चीज़ें आएंगी। लैंड लॉक्ड सेंट्रल एशिया, लैंड लॉक वर्ड पर अभी हम वापस आएंगे, इस पार्ट को जोड़ता है। जो ये सिल्क रोड है ये बेसिकली एंशिएंट नेटवर्क है। ये एंशिएंट से लेकर मिडेवल हिस्ट्री में पाया जाता था। ये पूरा चाइना से लेकर ट्रांस यूरेशियन कनेक्टिविटी हुआ करती थी, जो काफ़ी चीज़ों में एक बड़ा बड़ा रोल प्ले किया करता था। इकोनॉमी हो गया, कल्चर हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इन सब चीज़ों में एक कनेक्टिंग रोल निभाता था। ठीक, तो बेल्ट बेसिकली क्या है, लैंड वाला पार्ट है जो कि एंशिएंट नेटवर्क है। सिल्क रोड भी इसे पहले कहते थे। और जो ये मैरीटाइम सिल्क रोड है या जिसे रोड कहते हैं, वो 21वीं सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड है जिसे हम इस सदी में बना रहे हैं। ठीक, तो सी रूट पार्ट है इसका BRI का, और ये इंडो पैसिफिक सी रूट भी इसे हम कह रहे हैं। और चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी से भी ये कोइंसाइड करता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स अगला ही टॉपिक है, यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, यहाँ जो मेजर पार्ट्स हैं वहाँ अगर आप देखो जितने भी मेजर चोक पॉइंट्स हैं, ये हो गया, ये वाला हो गया, स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो गया, हॉर्मुज हो गया, ये सारे ही इंक्लूडेड हैं साथ में ब्लू वाले से। अगर इतनी कनेक्टिविटी चाइना ने कर दी और चाइना के पास कंट्रोल है तो आप इमेजिन कर सकते हो चाइना के पास डेफिनेटली पावर आ ही जाएगी। लेकिन विद टाइम ये पावर सिर्फ चाइना के पास रहने वाली है, इसमें डाउट है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पर आते हैं। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में आप ये देखो कि चाइना ने इंडिया के चारों तरफ, ये देखो आप, ये पर्ल्स मोतियों की एक माला पहनाने की कोशिश की है ये। ठीक, इस तरह से इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ये क्या है, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी है कि जिसमें चाइना कवर करना चाह रहा है इंडियन ओशन रीजन। अगर आप चाइना की जो कनेक्टिविटी देखो इंडियन ओशन से बहुत कम है, राइट, चाहे वो मिलिट्री वाइज हो या ट्रांसपोर्टेशन वाइज हो। चाइना को क्या अब अभी अगर इंडियन ओशन में आना है ना तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से आना पड़ता है। तो चाइना ने उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी बनाई है कि हम यहाँ पर ग्वादर में एक पोर्ट बेस बना लेंगे तो चाइना का सीधे इंडियन ओशन में एक्सेस हो गया, या फिर हमने यहाँ पोर्ट बेस बना लिया, यहाँ बना लिया, ये अलग अलग जगह है, यहाँ पर हमने पोर्ट बेस बना लिया तो चाइना को सीधे इंडियन ओशन में एक्सेस मिलेगा। ठीक, ये एक थ्योरी होती है जियोपॉलिटिकल थ्योरी, उसमें रिमलैंड थ्योरी का पार्ट है। रिमलैंड थ्योरी की अगर थीम अगर आप याद करना चाहो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, इनफैक्ट ये ऑप्शनल की डिटेल है बट फिर भी GS में आप लिख सकते हो, एसेज में लिख सकते हो, हु कंट्रोल्स द ओशन विल कंट्रोल द पावर। आप शॉर्ट में इतना याद कर लो, जिसने ओशन को कंट्रोल कर लिया, या बेसिकली रिमलैंड बेसिकली ये वाला पार्ट है जो इंडियन ओशन वाला पार्ट है, ये सारा पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो जिसने इस रिमलैंड को कंट्रोल कर लिया वो पूरी ग्लोबल पावर कंट्रोल कर लेगा। तो ये जियोपॉलिटिकल थ्योरी है। ठीक है, चाइना का मिलिट्री और कमर्शियल फैसिलिटीज़ के लिए है, और चाइनीज़ मेनलैंड से पोर्ट सूडान। मैप पर आप याद रखो इसमें दो चीज़ें हैं, मैरीटाइम चोक पॉइंट और मैरीन सेंटर, कुछ कंट्रीज़ हैं वो इंक्लूडेड हैं। चोक पॉइंट क्या होते हैं? चोक पॉइंट बेसिकली ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, अगर मैंने यहाँ पर अपना कंट्रोल कर लिया तो मैं पूरा रास्ता चोक कर दूंगा, राइट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पर, ठीक है, या फिर जो बाबल मंदीब है, ठीक, या ये पाक स्ट्रेट है, ये चोक पॉइंट है जो ग्लोबल कनेक्टिविटी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपने यहाँ पर बाबल मंदीब पर चोक लगा दिया तो आपका स्वेज कैनाल से होकर जाने वाला जो ये स्वेज कैनाल यही है ना, इसको आगे बढ़ा दोगे ये, ठीक, तो स्वेज कैनाल ये वाला नेटवर्क आपका रुक जाएगा। यहाँ आपने स्टेट ऑफ मलक्का को कंट्रोल कर लिया तो पूरा ये पैसिफिक और इंडो ये रीजन की कनेक्टिविटी कैसी कैसी हो जाएगी। तो ये चोक पॉइंट है। तो स्टेट ऑफ मानदेव हो गया, मलक्का हो गया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो गया। कमेंट सेक्शन में मैं चाहूँगा कि लोम्बोक स्ट्रेट कहाँ है, आप डेफिनेटली ये बता सकते हो, ठीक है। तो ये हुई OBOR और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। अब बात करते हैं CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की। तो बेसिकली अगेन ये ट्रांसपोर्ट गलियारे से कहीं ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगा जिसमें SEZ बनाए जाएंगे। SEZ बोलते हैं जोन को शॉर्ट में, ये एक थोड़ा स्टाइलिश वर्ड है, अदरवाइज आप SEZ भी बोल सकते हो मेरी तरह। एनर्जी प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे और मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनाए जाएंगे। लोकेशन आपको ये अगर याद करनी है सीधे मैप पर चलो और मैप आप यहाँ पर याद कर लो। ये है जिनजियांग प्रोविंस से लेकर इस्लामाबाद, लाहौर, और ये जो लेटेस्ट ये वाली लाइन है ये न्यू अल्टरनेटिव रूट है, और जो डॉटेड वाला है ये ओरिजिनल प्रपोज्ड रूट है, गिलगित बाल्टिस्तान से आता है। अब इसमें आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो क्या इश्यूज़ होंगे। ये आप पार्ट देख रहे हो, ये वाला कनेक्शन, और ये इंडिया है ये, ठीक है। तो ये बेसिकली इंडिया से आ रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान जो पाकिस्तान ने अपनी 5वीं प्रोविंस बना ली है वो है तो इंडिया का पार्ट। तो इंडिया को जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ हैं वो यही हैं कि आप हमारे रास्ते से बिना हमारी परमिशन के कैसे कोई रास्ता बना सकते हो। तो ये लोकेशंस अगर आपको याद करनी है तो ठीक है, अदरवाइज मैप याद करो इसके लिए। बजट जो इसकी फंडिंग है वो AII भी दे रहा है, चाइनीज़ डेवलपमेंट बैंक, ADB, सिल्क रोड फंडिंग, कई सारे हैं, सिर्फ ओनली नहीं है, बहुत सारे।
इसके अंडर जो मेजर प्रोजेक्ट हैं 2 तरह के, तो सी पोर्ट लिंक होंगे ग्वादर और कराची से, पूरा जो बचा हुआ पाकिस्तान और चाइना है, ठीक है। मोटरवेज भी होंगे और एक कराकोरम हाईवे ये भी लिंक होगा। ये कराकोरम हाईवे जाता है हसन अब्दाल से चाइनीज़ बॉर्डर तक। बेसिकली मैं आपको यही कहूँगा, ये मैप आप याद कर लो सफिशिएंट है। ग्वादर को आप गद्दार से याद कर सकते हो अगर आपको ध्यान रखना हो, चाबहार यहाँ कहीं है। ये इंडिया ने यहाँ पर अपनी स्ट्रेटजिक बेस बनाने की कोशिश की है, यहाँ पर चाइना ने। तो आपस में आप जहाँ देखोगे जहाँ चाइना ने अपना बेस बनाया वहीं पर इंडिया ने भी बेस बनाया। अभी हम दुकम पोर्ट भी देखेंगे। तो BRI को काउंटर करने के लिए कुछ इमर्जिंग अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे यूरोपियन कमीशन ने बनाया ग्लोबल गेटवे प्लान, यूके ने COP26 जो अभी रिसेंटली हुई थी वहाँ पर एक बनाया क्लीन ग्रीन इनिशिएटिव। उन्होंने कहा हम क्लाइमेट फाइनेंसिंग करेंगे ताकि हम ग्रीन ग्रोथ कर पाएँ डेवलपिंग कंट्रीज़ में अगले कुछ सालों में, राइट। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप यही याद रखो कि मतलब इनका पर्पस क्या है, किसने लॉन्च किया, कहाँ लॉन्च किया, बस इतना। जो ग्लोबल गेटवे प्लान है वो यहाँ हमने डिस्कस किया। ये बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान है, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर ही कह रहे हैं। ये ध्यान रखना, किसी ने भी ट्रांसपोर्ट रूट की बात नहीं की है। और ये कर देंगे 2027 तक। चाइना ने कहा था हम करेंगे 2049 तक, ये करेंगे 2027 तक। इसको हम रिस्पॉन्स टू चाइनीज़ बेल्ट एंड रोड स्ट्रेटजी हम देखना चाह रहे हैं। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैंने बताया कि प्री और मेंस में ये चीज़ें अगर आप अवॉइड ही करो तो ज़्यादा बेटर है। फंडिंग जो इसकी है वो आएगी EFSD यानी कि यूरोपियन फंड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसकी जो फंडिंग है उस फंड का नाम देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फंड से आ रहा है, ठीक। तो जो बेसिकली ये काम करने वाले हैं, ये कुछ इस तरह से डेवलप करना चाह रहे हैं दुनिया को कि हम सस्टेनेबल वे में दुनिया को डेवलप करें। बेसिकली यूरोपियन कंट्रोल लाना चाह रहे हैं। अब ये एक ऑफशूट है यानी कि शाखा है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, BBB वर्ल्ड, B3W इसको कहते हैं। ये G7 कंट्रीज़ का एक इनिशिएटिव था B3V, ये 2021 में लॉन्च किया था। ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव था, ठीक। अब आते हैं चाबहार पोर्ट पर। याद करना है मैंने आपको बता दिया, ग्वादर को गद्दार से याद कर लो, बाहर को इंडिया से याद कर लो, राइट। तो चाबहार पोर्ट की अगर आप लोकेशन देखो, ये एक तो लिखने के लिए है, ठीक है, बट जो मैप पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो, चाबहार पोर्ट यहाँ लोकेटेड है, ठीक है। ग्वादर पोर्ट यहाँ कहीं लोकेटेड है। एक तो यहाँ इंडिया को एक्सेस मिल रहा है ताकि वो ग्वादर पोर्ट को काउंटर कर पाए। दूसरी चीज़ अगर आप देखो, मुंबई और कांडला दोनों ही अगर हम चाबहार से कनेक्ट कर दें तो चाबहार से ये वाली पेन का कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये जहेदान, ये आप नाम याद करो, जरांज नाम याद करो, दिलाराम याद करो, काबुल, ये सब नाम आपको पता होने चाहिए। ये रेल कनेक्टिविटी है। आप ईरान चले गए, यहाँ पर आप अफ़गानिस्तान चले गए, यहाँ से आप इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो, जहाँ आपको जाना है चले जाओगे, ठीक। इंडिया के लिए ये इंपॉर्टेंस है। ये तो है कनेक्टिविटी की इंपॉर्टेंस, जो कि लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक। लैंड लॉक्ड क्यों है? जैसे अफ़गानिस्तान, कोई सी का कोई भी एक्सेस नहीं है। अब मैं आपसे कमेंट सेक्शन में एक चीज़ चाहूँगा कि जो कैस्पियन सी से जुड़े हुए हैं सिर्फ, क्या आप उनको लैंडलॉक्ड कंट्री कहोगे? अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं? क्या कैस्पियन सी पर जो UNCLOS है वो लागू होता है या नहीं होता? इसको लेकर कंट्रोवर्सी है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन 2 चीज़ों को आंसर करो कि क्या आप कैस्पियन सी के कंट्रीज़ को लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ कहोगे जो इससे जुड़े हुए हैं, प्लस क्या इस पर UNCLOS लागू है या नहीं। तो पहला तो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस है। दूसरी जो इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए वो है मिलिट्री बेस, डेफिनेटली इसके लिए इंडिया यूज़ करेगा। वापस आते हैं, तो आप ये याद रखना, इसमें ये लोकेशन हो गई, ठीक है। ये स्टार्ट क्यों हुआ था? पहली चीज़ तो ये ईरान का इकलौता ऐसा पोर्ट है जो डायरेक्टली इंडियन ओशन में खुलता है, ठीक है। अगर मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊं तो जब इराक इधर है और ईरान इधर है, जब इराक ईरान वॉर हुआ था 1980s में, तब इस पोर्ट को स्टार्ट किया था, क्योंकि जो इराकी एयरफोर्स थी वो पर्शियन गल्फ़ के जो पोर्ट थे डायरेक्टली इनको अटैक कर सकती थी इस एरिया में, इतना ईजी है। तो इन्होंने थोड़ा सा अपने ये ईस्ट वर्ड शिफ्ट किए थे, और जितना ईस्ट हो सकता था वो उन्होंने चाबहार पोर्ट को शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये इसकी हिस्ट्री थी। ये जो स्टार्ट हुआ था 1983 इराक ईरान वॉर से शुरू हुआ था, और जो मैंने आपको कहानी बताई वो यहाँ लिखी पड़ी है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ ही लिया कि कैस्पियन सी आपका अनक्लोज से रिलेटेड है कि नहीं। इसको गोल्डन गेट भी कहते हैं, अफगानिस्तान के पास है, और लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ जो हैं, भू आबद्ध क्षेत्र उसको हिंदी में कहते हैं, उनसे आपको कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। ईरान का जो ओशनिक पोर्ट है, इसमें ओनली ओशनिक पोर्ट है और 2 सी पोर्ट है, जिसमें से ये वाला शहीद बेहेश्ती, इसमें इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है। दूसरा है शहीद कलंतरी। तो जो शहीद बेहेश्ती है 2016 में इनके बीच में एक समझौता हुआ था।
इंडिया ने कहा था कि हम शहीद बेहेश्ती पोर्ट को रिफर्बिश करेंगे, यानी कि नवीनीकरण करेंगे। साथ में अफ़गानिस्तान के लिए जो अल्टरनेटिव ट्रेड रूट है, पाकिस्तान पर डिपेंडेंसी है, वो हम कम कराएंगे। अगर अफ़गानिस्तान को आप इराक के थ्रू कुछ सामान भेज दो तो ये वाली कनेक्टिविटी आपकी ख़त्म हो गई ना, ठीक, तो आपको पाकिस्तान पर डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से, और यहाँ पर ईरान, इंडिया, अफगानिस्तान सब ने मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट की बात की। तो मल्टी मॉडल क्या है, यहाँ पर शिप भी आ जाएगा, ये वाटर है, और यहाँ पर रेल है, और ये रोड है, ठीक है। जो ये ग्रीन वाला पार्ट है ना, ये लाइट ग्रीन, ये आपका रेल है। ये ओवरऑल अगर आप पिक्चर देखना चाहो तो ये है, ये आपका चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इंडिया के इर्द गिर्द बिछाने की कोशिश की है। यहाँ दुकम पोर्ट है जहाँ पर इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है, ये ग्वादर है, यहाँ पर छाबार है, ठीक है। चाइना ने यहाँ पोर्ट बना लिए, वो अलग चीज़ है, वो हम पूरा पढ़ते जाएंगे, ठीक। देन ये जहेदान ईरान में है, अभी हमने देखा था, ठीक है। तो सिस्तान की कैपिटल है। ये फैक्ट आपसे प्रीलिम्स में कभी नहीं पूछेगा, बस लिखने के लिए है। इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है वहाँ हमने देख लिया। ज़ारांज, दिलाराम, अगर हम दोनों चीज़ों को देखें तो ये जहेदान है, ये ज़ारांज है, ये दिलाराम है, ये सारी लोकेशंस हैं, गल्फ ऑफ ओमान में ही जुड़ते हैं, बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक। अब आते हैं ग्वादर पोर्ट पर। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान की बलूचिस्तान प्रोविंस में एक तो इंडिया का जो एक स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग कर दें, तो उसमें आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम निहित है, ठीक है। खैर वो तो एक लंबी स्ट्रेटजी है, उसमें पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, ठीक। डीपेस्ट सी पोर्ट है वर्ल्ड में, अरेबियन सी में है, 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है, ठीक, जिसमें से CPEC है, BRI है, मैरीटाइम सिल्क रोड, सारे ही जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो चाइना ने ग्वादर के थ्रू कंट्रोल किए हुए हैं, ठीक है। ये रहा ग्वादर, और ये कनेक्टिविटी देखो शंघाई से ये और ये, राइट। यहाँ पर एक फ्लोटिंग LNG आएगी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का भी पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये दुकम पोर्ट है, दुकम पोर्ट मैंने आपको बताया था, ये रहा, ठीक है। यहाँ दुकम है, यहाँ कहीं ये ईरान है, तो यहाँ पर आपका ये कहीं होगा छाबहार, और यहाँ होगा पाकिस्तान, यहाँ होगा ग्वादर, और ये आपका इंडिया इधर है, ठीक। तो इंडिया के लिए आपका दुकम पोर्ट है, ओमान में है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस इसकी क्यों ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इंडिया को मिलिट्री यूज़ के लिए एक्सेस दे दिया गया है, एक बड़ी इवन थी इंडिया के लिए। तो चाबार पोर्ट के पास क्लोज कनेक्टिविटी है इसकी, जैसा कि आप पिछले कुछ टाइम में देखते आ रहे हो कि ईरान को लेकर काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है, तो इंडिया ने एक अल्टरनेटिव भी ढूंढ निकाला है। हालांकि अब ईरान ने भी वापस से चाबार पोर्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर आप देखो तो एक छोटा सा मछली पकड़ने वाला था, टाउन था, जहाँ पर जानूबा ट्राइब के लोग रहा करते थे, अभी भी रहते ही होंगे। देन सुएज़ कैनाल। अब सुएज़ कैनाल बेसिकली आपका मैप पॉइंट ऑफ व्यू से तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि आसपास कौन सी कंट्रीज़ हैं, ये क्या है, किसको किससे जोड़ती है, ये आप डिटेल में मैप वाले लेक्चर में कवर कर लोगे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो इसका न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट था, न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट तो बहुत कुछ था इस साल, काफ़ी ज़्यादा दिन न्यूज़ में रही, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछेगा कि ये शिप का नाम क्या था, कि कहाँ फंस गया, कितने दिन के लिए फंस गया, ये सब चीज़ें नहीं पूछेगा ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से प्री में तो मैप पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है, मेंस में अगर पूछेगा तो चोक पॉइंट और उनकी रिलेवेंस या इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट्स उनमें बात करेगा। सुएज़ कैनाल की अगर आप हिस्ट्री देखो तो आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे है, आर्टिफिशियल है, बनाया गया था, यार सब आपको पता ही होगा। इजिप्ट इसको कंट्रोल करता है आज की डेट में। 1869 में इसको बनाया गया था। इनिशियली इसको जो कंट्रोल करते थे ब्रिटेन और फ्रांस। इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर आप थोड़ी सी नॉलेज रखते हो तो काफ़ी ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट्स हुए। फाइनली इसको 1956 में इजिप्ट ने नेशनलाइज कर दिया कि हमारे लिए हो गया, ठीक। सो अगले लेक्चर में हम तापी पाइपलाइन को डिस्कस करेंगे, कहाँ से कहाँ तक जाती है, IPI हम देखेंगे। देन INSTC की बात करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है INSTC जो हो गया, ठीक। देन अज़गाबाद एग्रीमेंट, इसमें क्या क्या शामिल है, प्री में आई थिंक ये क्वेश्चन भी पूछा है कुछ साल पहले। गार्लैंड रोड क्या है, देन इस तरह की चीज़ें हम पढ़ते जाएंगे। एशियन नेटवर्क हाईवे ये हो गया, IMT हो गया, देन पावर ऑफ साइबेरिया हो गया, देन ये सासेक हो गया, और ये जो इस तरह की पाइपलाइंस हैं ये सब हम पढ़ते चले जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आपसे 1-2 रिक्वेस्ट ये ज़रूर करूँगा कि आप अगर नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और ये प्लेलिस्ट आप डेफिनेटली एक्सेस ज़रूर करो। वीडियोस फ्री हैं, अगर आप PT 360 कोर्स में जाओ तो वीडियोस इसके फ्री हैं, ठीक है। इसमें जो और नंबर ऑफ़ पेजेस हैं वो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इस वाले वीडियो को प्ले करके आप देख लेना, ठीक। 5 साल के करंट अफेयर्स है, करंट और कंटेम्प्रेरी में आपको डिफरेंस बता चुका हूँ। साथ में एग्ज़ाम के लिए PT 360 आपका है
करंट अफेयर्स का रिप्लेसमेंट 20-20-50-50 सीरीज़ आपके कोर्स को कंसोलिडेट करने के लिए ये कोर्स है। आपको ये इन चीज़ों की एक बार मीनिंग पढ़ लेना, टॉपिक लिस्ट देख लेना, और आप एक चीज़ देख लेना कि इन टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर हो, साइंस टेक हो, या इंटरनेशनल रिलेशन हो, इन्वायरमेंट हो, मैप हो, मैप में ये टॉपिक्स हो गए, या फिर आपका इकोनॉमी हो गया है, गवर्नेंस मिनिस्ट्री। अगर इन टॉपिक से यूपीएससी क्वेश्चन पूछना बंद कर दे तो उस साल कट ऑफ 30-40 नंबर चली जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। इन कोर्सेज को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, फ़ी हमने काफ़ी कम रखने की कोशिश की है। साथ में एक चीज़ और कि कई लोगों की ये कंप्लेन होती है कि आप कॉल नहीं रिसीव करते हो, तो उसके 2-3 रीज़न्स हैं। पहली चीज़ लॉकडाउन, दूसरी चीज़ हम लोगों ने कोर्स फ़ी इतनी कम रखी है, मतलब ये कोई कोर्स फ़ी है क्या, 2999 हो गया, पीटी की कोर्स फ़ी 1099, ठीक है, प्रीलिम्स की क्रैश कोर्स में सब कुछ दे दिया आपको 2499, ये कोई कोर्स फ़ी नहीं होती है। हम आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं। आप अननेसेसरी कॉल पर अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे, 1 घंटा चीखोगे चिल्लाओगे, उससे बेटर है अपनी प्रॉब्लम आप एक सिंपल मैसेज या मेल के थ्रू लिख दो, प्रॉब्लम्स आपकी हमेशा रिजॉल्व की जाती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।